बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान में अगर तीरंदाजी खेल की बात की जाए तो जिस अंदाज में मकबूलियत हासिल कर रहा है, उसी अंदाज में वो प्लेयर्स बैनुल मुल्क जाकर जो है मेडल्स पाकिस्तान के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में तीरंदाजी का खेल पाकिस्तान में मज़ीद निखार पैदा होगा, अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा तीरंदाजी के खेल में। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह तीरंदाजी के खेल पाकिस्तान में स्कूलों की सतह से मशहूर हो रहा है, स्कूलों की सतह से अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में हम हर लेवल पर अच्छे प्लेयर्स निकालते हुए दिखाई देंगे। आज इसी हवाले से हम बात भी करेंगे इस तीरंदाजी के खेल के हवाले से। और हमारे साथ यहाँ पर साद हसन मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो सिंध आर्ची एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उसके साथ साथ फुरकान मलिक साहब हमारे साथ है मौजूद है, मेंबर टेक्निकल कमेटी सिंध आर्ची एसोसिएशन के मौजूद हैं। तो आज दोनों से भी बातें करेंगे, बहुत सी टेक्निकल चीज़ें भी आज यहाँ पर अगर फुरकान साहब मौजूद है तो उनसे भी बात होगी और साथ से भी हम बात करेंगे। साथ सबसे पहले आपकी तरफ आऊँ, सबसे पहले मुबारकबाद आप लोगों को कि जिस तरह पाकिस्तान के दो बच्चों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं, क्या कहेंगे इन बच्चों के हवाले से? पहले जी शुक्रिया बहुत बहुत आपकी मुबारकबाद का। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जो हैं वो टैलेंट जो है काफ़ी जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल में भी वो जो है कामयाबी हासिल करके आया, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आया। और इस बात की और ज़्यादा खुशी थी कि जो लड़की सिल्वर मेडल लेकर आई वो एक कॉलेज से हमने टैलेंट हंट किया था। बेसिकली कॉलेज पे हमने प्रोग्राम किया था जहाँ से हमने मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाके टैलेंट हंट करके कुछ आर्चर्स हम लेकर आए थे अपने पास, फिर उनको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी। तो उसके बाद जो है आज हमें जो है उसका जो इनाम हासिल हुआ कि हमें इंटरनेशनली एक सिल्वर मेडल हासिल हुआ। उसके अलावा हमारा जो दूसरा ब्रॉन्ज़ मेडल अरीब ने लिया, हमें बड़ी खुशी हुई। तो हमारी जो जितनी भी कोचिंग्स वगैरह और जितनी भी गोल्स थे बेसिकली कि हम एक इंटरनेशनल मेडल अचीव करें, क्योंकि नेशनल मेडल तो हमने अच्छे अचीव सिंध ने कर लिए हैं लेकिन हमारे पास इंटरनेशनल मेडल कोई अवेलेबल नहीं था। तो हमारे जो आर्चर्स माशाल्लाह से उन्होंने इंटरनेशनल में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और जिस तरीके की इंटरनेशनल कोचिंग्स जो हमारी सर एजाज़ जो हैं जो कि लेवल 4 कोच हैं उनके साथ उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में हम मज़ीद जो है आर्चर्स जो हैं अपने जो हैं वो निकाल पाएंगे मज़ीद। और साथ इस पे आपसे मज़ीद और भी बात करेंगे क्योंकि बहुत से प्लेयर्स के हवाले से भी बात करनी है। फुरकान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फुरकान साहब क्या कहेंगे, क्योंकि टेक्निकल कमेटी के सिंध आर्चरी एसोसिएशन के आप मेंबर भी हैं, किस तरह देखते हैं इस खेल को पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ होता हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम। कि ये खेल माशाल्लाह से अच्छा ग्रोथ कर रहा है क्योंकि हमारे पास सबसे मेन बात है कि हमारे पास जो है सपोर्ट मौजूद है बहुत ज़्यादा टेक्निकल तौर पे और हमारे पास कोचिंग के लेवल पे, और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है चीज़ों की वो मतलब इसको कहेंगे कि मॉडरेट चीज़ें हमारे पास चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर मॉडरेट ना होती चीज़ें कम होती तो हम जो है वो इस कदर जो हम आगे गए हैं, इस हमारी ग्रोथ है, मीडियम ग्रोथ है हमारी, अच्छी है, चीज़ों में चल रही है चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये हम चीज़ आगे और लेके जाएंगे। अच्छा फुरकान साहब, बड़ी अच्छी बात भी आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना कि टेक्निकल कमेटी के मेंबर हैं, कितना टेक्निकल काम हो रहा है इन बच्चों के ऊपर? टेक्निकल काम देखें, टेक्निकल काम बच्चों की टैलेंट हंटिंग से लेकर के मतलब जहाँ हम समझते हैं कि अगर एक बच्चा आ गया है, ख़ुद से आ गया या उसको लेके आया गया कि हमने उसको समझा कि अगर शुरुआत वहाँ से होती है कि हम बच्चे को कहाँ से लेकर आ रहे हैं। कि हम अगर कहेंगे कि आर्म स्पैम भी अगर कहेंगे कि बच्चों के आर्म कितने लंबे हैं या बच्चे की हाइट कितनी है, मतलब यहाँ से बात शुरू होती है। फिर देन उसका जो उसके लिए जो हमने इक्विपमेंट उसको लिए दिया है वो इक्विपमेंट उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने वो इक्विपमेंट उसको बस उसके ऊपर थोप दिया कि बस वो खेले उससे। बच्चे को देख कर के समझ के कि उसका आर्म कितना है, वो बच्चा कितनी हाइट का है, उसको सेम उसकी पावर पे भी है कि वो बच्चा कितनी पावर पुल कर सकता है। फिर देन उसको ट्रेन किया जा रहा है उसके लिहाज से, तो बच्चा फिर लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में उसकी हर चीज़ है कि उसकी बो है, उसके लिम्स हैं, उसका जो है वो स्ट्रिंग है, उसकी एरो है, हर चीज़ उसकी देखते हुए उसको दी जा रही है, वो उससे खेल रहा है। तो फिर नतीजे आते हैं। ऐसे अगर हम बोलते हैं ना हवा में तीर चला रहे हैं कि मुहावरा होता है, तो इसके अंदर भी हवा में तीर चलाने वाला मुहावरा होता है कि इसके अंदर अगर हमने हर चीज़ को कैलकुलेट करके उस बच्चे को प्रोवाइड की है, उस बच्चे को एनालाइज़ किया कि वो बच्चा क्या चीज़ उसकी कैपेबिलिटी है, वो बच्चा खुद कैसा है, वो क्या चीज़ कर सकता है, तो उससे चीज़ों को मैच किया हमने।
फिर देन वो चीज़ें हम आगे परफॉर्मेंस हमारी अल्लाह का शुक्र है बढ़ रही है और हम और इस पर ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह। और अभी पहला हमारे मेडल्स आए हैं 2 इंशाल्लाह, और भी हमें उम्मीद है कि मेडल्स आ सकते हैं चलें इंशाल्लाह। फुरकान साहब, मज़ीद और हम भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए बच्चे मज़ीद और भी मेडल लेके आएँ। 7 मेडल्स की बात हो रही है, तो इससे कबल भी पाकिस्तानी प्लेयर्स गए, मेडल्स उन्होंने भी हासिल किए इससे कबल भी। आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये खेल तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है? और साथ साथ क्योंकि आप सिंध के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, लेकिन मैं सिंध की अगर हट जाऊँ थोड़ा सा पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सिंध से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से टैलेंट ज़्यादा निकल रहा है तीरंदाजी के लिए। जी, सिंध में भी काफ़ी टैलेंट है, पूरे पाकिस्तान में भी टैलेंट मौजूद है, मगर जिस तरह टैलेंट की कदर नहीं की जा रही बेसिकली यहाँ पे। अब जिस तरह क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह होते हैं, दीगर स्पोर्ट्स होते हैं, मोस्टली क्रिकेट, उसमें ये कि प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है, उनको जो है हर चीज़ फराहम की जाती है, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि मेडल लेने के बाद भी बस सिर्फ तारीफ़ कर दी जाती है या वादे किए कर दिए जाते हैं, मगर उसके बाद कुछ नहीं किया जाता। मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट तभी आगे प्रमोट होगा जब उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट्स उसमें जो है वो हुकूमत कुछ डिपार्टमेंट्स भी आगे लेकर आएगी या हुकूमत पर्सनली सपोर्ट करे, तो मैं समझता हूँ टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में और मज़ीद आएगा। बस हुकूमत को चाहिए ताकि इस टैलेंट की कदर करे और उस पर काफ़ी फोकस करे कि हमारा जो है टैलेंट ज़ाया ना। साथ टैलेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी बात करें इस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सरदार बख्श महर की, तो वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कोई मुलाकात वगैरह आप लोगों की हुई है इन बच्चों के साथ उनसे? अभी तक हमारी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, मगर अनकरीब हम लगे हैं कि हम उनसे किस तरीके से रीच आउट करें और वो हमारे साथ मुलाकात करें ताकि हम इसको मज़ीद जो है वो आगे की तरफ बात क्योंकि हम करने की देखते हैं कोशिश करें। कि फुटबॉल, उसके अलावा हॉकी में भी बहुत पेशरफ नज़र आ रही है। उसके अलावा अगर दीगर खेलों की बात करूं तो इस वक्त सिंध की सतह पर हर गेम्स मुनक्किद हो रहे हैं। सरदार बख्श महर साहब हर चीज़ों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तमाम खिलाड़ियों को भी। तो यहाँ पर उन तक ये पैगाम ज़रूर जाए कि वो उनके पास भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं तीरंदाजी के कि उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल किया, उनके लिए भी कोई इनामी रकम ऐलान करें। मैं ये समझता हूँ कि लाजमी इनामी रकम ऐलान करनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर जो है वो जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मेडल लेकर आता है मुल्क के लिए, वो सिर्फ मुल्क के लिए करता है, तो मुल्क को भी चाहिए कि उसको कुछ जो है आगे हौसला अफजाई के लिए किया जाए ताकि वो मज़ीद मेहनत से करे। और ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए ताकि प्लेयर को आगे हौसला मिले, प्लेयर आगे मेहनत करे, उससे पता हो कि उसके मुल्क भी उसकी कदर कर रहा है जैसे वो अपनी मुल्क की कदर कर रहा है। चले मुल्क की कदर कर रहा है। फुरकान साहब, आपके अलावा बड़ी अच्छी बात आप कुछ देर कबल भी कर रहे थे, थोड़ा सा क्योंकि आपने हर एक चीज़ पे नज़र रखी हुई है। वेन्यूज़ के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो हमारे सिंध के अंदर वेन्यूज़ थोड़े से कम हैं और जो मौजूद हैं वहाँ पर हम समझते हैं कि उन बच्चों की रिसाई वहाँ तक नहीं हो पा रही है। तो क्या कहेंगे इस पर कि वेन्यूज़ हमारे पास ज़्यादा होंगे तो और अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे? तो वेन्यूज़ जो है वो हमारे पास हाँ डिफरेंट होने चाहिए। अब जैसे सिंध हमारा एक ज़मीनी इलाका माना जाता है, ज़मीनी सतह पे है, तो उसके अंदर पहाड़ तो है नहीं। हमें अगर वेन्यूज़ हम देखें कि पहाड़ी इलाके में कोई वेन्यू बनाया जाए हमारे लिए, जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे इलाके हिल पार्क वगैरह की तरफ अगर वेन्यूज़ हों तो बहुत ज़्यादा एयर का इसके अंदर किरदार होता है आर्चरी के अंदर, कि इस खेल के अंदर जो है वो जितना एयर प्रेशर, हवा का तेज़ दबाव, अगर हम को वेन्यू ले लें कोई इंडोर या ऐसी जगह पे जो चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरी हुई है, और अक्सर देखा है मैंने कि जहाँ पर पार्क्स हैं, जहाँ हमारे वेन्यूज़ हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एयर जो है फ्लो काफ़ी कम है, वहाँ पर काफ़ी कम स्पीड की एयर होती है, जिसकी वजह से हमारा जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर हमारा जो आर्चर है वो उस पर होता है कि उसको यकीन होता है कि मैं वहाँ तक अपना एरो लेके जाऊँगा और सीधा लेके जाऊँगा, मगर क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं होती, जब हम खेलने जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर तेज़ हवा चल रही है, तो उसकी जगह पे बंदा जो है वो वैसा खेल नहीं पाता जैसा वो एक मैदानी इलाके में खेल रहा है। तो वेन्यूज़ हमारे पास अभी तक जितने मौजूद हैं उसके अंदर वेन्यूज़ बढ़ेंगे जब प्लेयर्स भी बढ़ेंगे। प्लेयर्स जितने हैं उस लिहाज से अभी देखा जाए तो वेन्यूज़ तो मुझे लगता है कि वो अभी वेन्यूज़ पूरे समझे मैं तुम लोग ज़्यादा हैं, प्लेयर्स कम है और मैं कहूँगा कि वेन्यूज़ ज़्यादा हैं अभी भी। चलें, फुरकान साहब कह रहे हैं कि वेन्यूज़ ज़्यादा हैं। साथ आपकी तरफ आऊँ और कहूँ कि जिस तरह वेन्यूज़ पे बात हो रही है तो कुछ वेन्यूज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर हम प्रॉपर जो इंटरनेशनल लेवल के मीटर्स होते हैं वहाँ तक हम नहीं खेल पाते। तो आप समझते हैं जैसा फुरकान साहब ने तो कहा कि वेन्यूज़ हमारे पास ज़्यादा हैं लेकिन प्लेयर्स हमारे पास कम नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरी तरफ हमारे पास वो मीटर्स नहीं है जो हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि अगर हम डिफरेंट करते जाएँ हर एक चीज़ पर तो हमारे पास कमी आ जाएगी। तो इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए वेन्यूज़ जो हैं वो जैसे कि फ़ुरकान ने बताया वो काफ़ी हैं, मगर वो स्टूडेंट लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। प्रोफेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का हमारे पास मुश्किल से एक वेन्यू है जो कि अभी भी मज़ीद उसको तरक्की की ज़रूरत है, मज़ीद उसको जो है वो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल का हमारे पास एक भी अच्छा वेन्यू अभी मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि 70 मीटर के बाद भी हमें 20-30 मीटर पीछे भी जगह चाहिए होती है, और 20-30 मीटर हमारे टारगेट से भी पीछे चाहिए होती है। तो ऑलमोस्ट हमें 130 मीटर 120 मीटर की स्पेस चाहिए होती है। फिर वो प्रॉपर जो है वो आर्चरी के लिए ही चाहिए होती है, उसमें कोई और स्पोर्ट्स ना हो सके। अब हमारे पास जो यहाँ वेन्यूज़ हैं उसमें किसी टाइम हमारी आर्चरी हो रही है तो किसी टाइम दूसरा स्पोर्ट हो रहा है, जबकि आर्चरी के वेन्यू में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको एक रेंज जो है वो प्रॉपर जिस तरह शूटिंग की रेंज होती है उस पर कोई और स्पोर्ट नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमारी आर्चरी रेंज भी एक ख़ास मखसूस की जाती है आर्चरी में। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक हुकूमत जो है वो एक ख़ास वेन्यू हमें दे जिसमें हमें इतनी स्पेस प्रोवाइड करे, बाकी रेंज हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ख़ुद बना लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें वेन्यूज़ प्रोवाइड किए जाएँ, 2 से 3 वेन्यू एटलीस्ट होने चाहिए हमारे पास कराची में, जिसकी इतना डिस्टेंस हो। और दो उसको वेन्यूज़ अगर मेंटेनेंस हम देखें तो साथ हैं हमारे पास ऐसे जिस पे बाकायदा आप लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, दीगर और भी प्लेयर्स करते हैं। अगर मैं KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूं, यहाँ मौजूद हैं नेशनल कोचिंग सेंटर्स इन स्पोर्ट बोर्ड, वो मौजूद है, नया नाज़ाबाद आपके पास मौजूद है। असल में जो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे हमारे पास रेंज मौजूद है, मगर उसमें कुछ मसले मसाइल हमें भी पेश आते हैं, जैसे कि अक्सर इवेंट्स वगैरह भी उसी जगह से। मैंने आपको यही कहा है कि हमारे पास वेन्यूज़ मौजूद हैं मगर मखसूस आर्चरी के लिए नहीं है। अब जैसे कि नेशनल कोचिंग सेंटर में भी कोई इवेंट होगा तो हमें अपनी आर्चरी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, स्किप करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम चाहते हैं कि ऐसा वेन्यू दिया जाए जहाँ पे हम उसको प्रॉपर मेंटेन करें, हमारे पास इक्विपमेंट रखने की भी फैसिलिटी हो, और हमारे पास प्रॉपर उसके वर्कशॉप की भी जगह हो। जो एक प्रॉपर एक्सीलेंस सेंटर होता है इंटरनेशनल लेवल का, वो एक भी नहीं है। तो बेशक वेन्यूज़ मौजूद हैं, जैसे कि फ़ुरकान ने ही बताया वेन्यूज़ मौजूद हैं, मगर जो उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जहाँ प्लेयर जो है एक प्रॉपर माहौल हासिल करता है, मैं समझता हूँ वैसा मेन्यू हमें ज़रूरत है। हमें एक जो है इंडिपेंडेंट हमें वेन्यू चाहिए जहाँ पे हम किसी के डिपेंडेंट ना हो और प्रॉपर हम इस आर्चरी को कर सकें। तो मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ कि हमें जो है हुकूमत इस चीज़ पे फोकस करे और दीगर जो अफसरान हैं कि हमें एक प्रॉपर वेन्यू असाइन किया जाए जहाँ पे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उस पर प्रॉपर लागू करें और हम उसको पर्सनल रखें। ये ना हो कि वो कुछ टाइम के लिए हमें दी जाए और कुछ टाइम बाद वो हमसे ले ली जाए, या कुछ टाइम बाद उसमें कोई और दूसरा स्पोर्ट्स किया जाए। तो इस तरीके का वेन्यू हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे हमने इंटरनेशनल मज़ीद मुकाबले खेलने जाने हैं। इवन हमारी नेशनल गेम्स भी आ रही है जिसमें हमें प्रॉपर आर्चरों की तरबियत करनी है, सुबह से शाम ट्रेनिंग करनी है। तो मैं समझता हूँ हमें वेन्यू फ़ौरन प्रोवाइड किया जाए ताकि हम जो है इसमें मज़ीद अचीवमेंट चले साथ कह रहे हैं कि फ़ौरन प्रोवाइड किया जाए उन्हें वेन्यूज़, ताकि क्योंकि इस वक्त अगर करंटली हम देखें तो नेशनल गेम्स का आगाज़ होने वाला है, और जब नेशनल गेम्स होंगे तो उससे कबल हम तमाम चीज़ों को जो है तीरंदाज़ों को अपने महारत दिखाने के लिए कुछ वक्त ज़रूर चाहिए होता है, अपने प्रैक्टिस के लिए वक्त करना चाहिए उन्हें। तो यकीन जब चीज़ें होंगी तो हर चीज़ आसान होती हुई दिखाई देगी। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे तीरंदाजी की खेल के हवाले से, और मज़ीद और भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ हमारे साथ मौजूद हैं फ़ुरकान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साहब थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त हम देखें तो 34वें नेशनल गेम्स के बाद 35वें नेशनल गेम्स कराची के अंदर मुनक्किद होंगे, भरपूर तैयारियां भी हैं। कुछ हमने देखा कि एक दो दफ़ा तब्दीलियां भी हुई हैं डेट्स की, लेकिन उसके बाद अब फाइनलाइज हो गया है, 6 तारीख से बाकायदा इसका आगाज़ होने वाला है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, और जिस तरह तीरंदाजी की टीम बन रही है इस हवाले से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी टीमें बनी भी, और क्योंकि डेट्स तब्दील हुए हैं तो उसके बाद क्या आप लोगों ने किस तरह उन्हीं प्लेयर्स पर इन्हिसार करना शुरू किया, या फिर इसके लिए बाकायदा फिर ओपन ट्रायल किया आप लोगों ने? जी हमारी प्रॉपर टीम बन चुकी थी मेल फीमेल की, लेकिन डेट्स चेंज होने की वजह से हमने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। बेसिकली हमने अब फिर से सिलेक्शन की है और ओपन सिलेक्शन है फॉर एवरीवन। जो भी 70 मीटर के सिंध के आर्चर्स हैं वो आएँ, ओपन ट्रायल दें। हम नेक्स्ट मंथ और उससे नेक्स्ट मंथ और उससे नेक्स्ट मंथ कंसेक्यूटिव
3 मंथ्स हम जो है ट्रायल लेंगे, और उनमें से जो तीनों ट्रायल में से जो टॉप आर्चर्स होंगे हम उनकी टीम बनाएंगे। अब हमने थोड़ा क्राइटेरिया इसमें डिफरेंट कर दिया ताकि टैलेंट जो है वो अगर एक बार परफॉर्म नहीं कर रहा आर्चर तो नेक्स्ट में कर दे परफॉर्म, वो उससे नेक्स्ट में भी कर सकता है। और उसके बाद नेशनल गेम्स हैं तो हम चाह रहे हैं कि इस बार सिंध की टीम बेहतरीन टीम निकल कर आए, क्योंकि हमारे आगे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी काफ़ी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सिंध भी पीछे ना रहे और उसमें हम प्रॉपर टैलेंट लें। हर मंथ जो अपना टैलेंट परफॉर्म करने आएगा उसकी हम जो है वो स्कोरिंग को नोट करेंगे, और उसके बाद 3 महीने के बाद हम रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे कि हमारी नेशनल टीम कौन सी है। तो हम इसके ऊपर पूरी काम कर रही है हमारी टीम, ताकि हम इसको बिल्कुल फेयर रखें, ओपन रखें, ताकि टैलेंट जो है वो आगे परफॉर्म करे। चलें, टैलेंट आगे परफॉर्म करे। फुरकान साहब, आपकी तरफ आओ, टैलेंट पे बात हो रही है तो यकीनन हमारे पास है 8 से 9 साल तक के बच्चे निकल कर आ रहे हैं आप सामने, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, स्कूल के लेवल से जो हमने हंटिंग शुरू करी, स्कूल में जो हमारे प्रोग्राम चलते हैं, स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के डेज़ होते हैं, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो है वो मंथ होता है, उसके अंदर जो आर्चरी की एक्टिविटी है उससे जो है वो हमारा काफ़ी अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है। अब जैसे कि मीडिया पे भी हमारी चीज़ें काफ़ी आ रही हैं और लोग बच्चे जीत कर आ रहे हैं, तो अब बच्चों का शौक़ जो है वो बढ़ रहा है इसके अंदर। पहले हमारे जब कोरोना का ज़माना था तो अर्तुगरुल गाजी हुआ करता था, तो उसने काफ़ी आर्चरी को प्रमोट किया। उसके बाद जो है अब हमारे जो दूसरे स्टार, हमारे जब ये 2 स्टार हमारे अरीब और हमारे सनोबर हैं, उन्होंने भी काफ़ी आर्चरी को प्रमोट किया, तो उसको बच्चे देख करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और बच्चे ज़्यादा जो है वो उसके अंदर तवज्जो दे रहे हैं और निकल के आ रहे हैं बच्चे। और बच्चे अच्छा, फुरकान साहब, स्कूलों की आपने बात की, तो स्कूलों की सतह पर कितना आप लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि कोई ऐसा इवेंट आप लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जहाँ से हमारे पास टैलेंट निकले स्कूलों की सतह से? हाँ, स्कूलों की सतह पर जैसे कि आज भी इवेंट है वो स्कूलों की ओपन इवेंट है, मतलब उसके अंदर स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर बच्चा इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर बच्चे। तो जो बच्चे होते हैं वो 15 साल तक के बच्चे ज़्यादातर जो है वो स्कूल के अंदर ही होते हैं वो बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड हुआ है क्लब की तरफ से, उनका पर्सनल भी, तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी देखी जा रही है कि बच्चे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और खेल रहे हैं काफ़ी, तो उससे जो है ना हमारा काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, रिस्पॉन्स निकला। सर, आप ही की तरफ और स्कूलों पे बात हो रही है, कितने साल तक का बच्चा आप समझते हैं कि इस गेम्स के लिए आना चाहिए और कितने शुरुआत कब से करनी चाहिए उसे? देखें, जैसे कि हम इंटरनेशनल को एक मिसाल दें तो वहाँ पे जो बच्चा है वो 4-5 साल से ही आर्चरी करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे प्रॉपर अगर कोच हो तो 4 से 5 साल का बच्चा स्टार्ट आराम से कर सकता है आर्चरी। उसका बेसिकली इक्विपमेंट जो है वो एक प्रॉब्लम बनती है कि उसके जो साइज़ का, उसकी जो स्ट्रेंथ का, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो हमें वो मंगवाना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 5 से 6 साल का बच्चा जो है वो आराम से आर्चरी खेल को स्टार्ट कर सकता है। अब जितने भी ओलंपियन आर्चर्स हैं वो 15-15 साल से आर्चरी कर रहे हैं और वो एट द एज ऑफ 25 वो मेडल्स आराम से ले लेते हैं। तो ऑलमोस्ट वो अपनी अर्ली एज से ही आर्चरी शुरू कर देते हैं, स्कूल लाइफ से ही। तो इसमें यह कि जितना छोटी ग्रोथ से वो आर्चरी शुरू करेगा वो एक अच्छा आर्चर बनेगा, अच्छा टैलेंट उसमें आएगा, क्योंकि बचपन ही जो होती है वो ग्रोथ की एज होती है। उसमें अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाएं, स्पेशली आर्चरी में, तो वो आगे जाके एक अच्छा और बेहतरीन आर्चर बन सकता है। चलें, बेहतरीन और अच्छा आर्चर बन सकता है, यहाँ पर साथ कह रहे हैं। और फुरकान साहब, टेक्निकली तौर पर अगर हम थोड़ी सी इस पर सामान की बात करें तो थोड़े से महंगे ज़रूर हैं, लेकिन आप समझते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ग्रास रूट लेवल के से आ रहे होते हैं आप लोगों के पास, उनको कितनी हेल्प आउट आप लोग कर रहे होते हैं? देखिए, ग्रास रूट लेवल के जो बच्चा है वो अगर बच्चा शुरू कर रहा है, मैक्सिमम एज जो पाकिस्तान के अंदर है वो 8 साल है और 10 साल है, जिसका बच्चा जो है वो खुद शौक़ के तहत अपने शौक़ से माँ बाप को जो है वो इंकरेज करके वो खेलना शुरू कर रहा है। तो उसका इक्विपमेंट इतना महंगा नहीं है। उसका इक्विपमेंट जो है वो अगर हम कहेंगे 30 से 40 हज़ार के दरमियान उसका इक्विपमेंट मिल जाता है, तो वो उसके अंदर अपना काफ़ी टाइम गुजार सकता है। ये बात रही कि बच्चा जो ग्रो कर रहा होता है उसको टाइम उसको, जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसके जूते भी जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो ऐसा ही आर्चरी का इक्विपमेंट भी है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता रहता है तो उसके लिए पुराना इक्विपमेंट उसके लिए किसी काम का रहता नहीं है, क्योंकि वो इक्विपमेंट उसके लिए छोटा हो जाता है, वो एरोज़ के लिए छोटे हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों का जब ग्रोथ हो रही है तो बच्चों के हाथ भी बड़े लंबे हो रहे हैं। जब बच्चों के हाथ लंबे हो रहे हैं तो हाथ लंबे होने का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो उसके एरो के साइज़ से है, तो एरो का साइज़ भी उसके लिए छोटा हो जाता है। तो बच्चों के लिए ये होता है कि बच्चे इसीलिए बच्चों का जो इक्विपमेंट है वो सस्ता भी है और बच्चों के लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं
उसमें जो 30 मीटर्स और 20 मीटर्स पर कंपटीशन होता है बच्चों की, तो उसके लिए जो है वो इतना महंगा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती नहीं है। तो 30 से 40 हज़ार के दरमियान में बच्चों का इक्विपमेंट आ जाता है। चले 30 से 40 हज़ार के अंदर बच्चों की इक्विपमेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ओवरऑल अब नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर अगर हम इसकी बात करें सामानों के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि एक मैक्सिमम कितने लाख रुपए तक का सामान यहाँ ज़रूरत होती है प्लेयर्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की? देखिए, अगर नेशनल लेवल पे कम्पीट करना है तो उसमें एटलीस्ट जो है वो 4 से 5 लाख और 6 लाख तक का इक्विपमेंट लाजमी चाहिए होता है, जिसमें क्वालिटी ऑफ एरोज़ भी चाहिए होते हैं, क्योंकि ये एरो यहाँ नहीं मैन्युफैक्चर होते, ये इंपोर्ट होते हैं बाहर से, चाइना वगैरह कोरिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब हमारे आर्चर कम्पीट करने जाते हैं तो बेसिकली नेशनल लेवल का इक्विपमेंट लेके जाते हैं। तो वो जो इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट है वो कम से कम भी 8 से 10 लाख रुपए का होता है। तो उसमें ये कि इंटरनेशनल आर्चर्स तो वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमारे नेशनल आर्चर जाते हैं तो इक्विपमेंट हमारा थोड़ा उनसे एडवांस नहीं होता, तो जिसकी वजह से थोड़ी परफॉर्मेंस कम होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम नेशनल लेवल पे ही थोड़ा एडवांस लेवल का हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि हम उसको यूज़ टू हो, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, तो उससे हम इंटरनेशनली गोल्ड मेडल भी आराम से ला सकते हैं। अभी चूँकि हमने सिल्वर एंड ब्रोंज़ मेडल हासिल किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास एडवांस लेवल के एरोज़ एंड इक्विपमेंट हो तो इंटरनेशनली भी गोल्ड मेडल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इस वक्त अगर हम बात करें इन प्लेयर्स के हवाले से जो यहाँ पर अभी प्रैक्टिस भी करते हैं नेशनल सतह पर, तो वो कितने महंगे सामानों से कर रहे होते हैं? देखिए, वो मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वो कुछ आर्चर्स जो होते हैं वो अपने आप को जो सपोर्ट कर लेते हैं, जो अपने सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, वो भी नॉर्मल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं 4 से 5 लाख का। लेकिन जो आर्चर नहीं भी अफोर्ड कर पाते उन्हें भी प्रोवाइड किया जाता है सिंध आर्चरी की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से इक्विपमेंट, बट वो टैलेंट को ही दिया जाता है बेसिकली। लेकिन हमारे पास अभी तक इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट मौजूद नहीं है पूरे सिंध में। तो हम समझते हैं कि इंटरनेशनली जो कि एडवांस अभी लेटेस्ट बोज आ गई हैं, उन पे भी जो है हमें लाजमी जो है उनको परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो किसी सपोर्ट की लाजमी ज़रूरत है हमें, ताकि हम उसको अचीव कर सकें, उसको ख़रीद सकें और अपने आर्चर्स को उसके हिसाब से हम तैयार कर सकें, ताकि जो है हम उनके टैलेंट को मज़ीद, उनकी जो प्रैक्टिस है उनको मज़ीद बेहतर करके हम नेशनल गोल्ड और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल करें। इस वक्त अगर हम देखें तो जो एकेडमीज़ भी हमारे पास कम है इसकी, तो आप समझते हैं कि एकेडमीज़ भी इसकी बढ़नी चाहिए? मुख्तलिफ कोचेज़ हैं, हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आगे की तरफ जा रही है, कुछ रन करती हुई भी नज़र आ रही है। कुछ जो कोचेज़ हैं वो भी मुख्तलिफ एकेडमीज़ में अपने एकेडमीज़ खोला हुआ है उन्होंने, तो बेहतरी आ रही है इसमें? देखिए, बेहतरी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लेकिन अकेडमीज़ अभी भी बहुत कम हैं। अब एक आर्चर है जिसको एक आर्चरी का शौक़ है, उसको प्रैक्टिस करने कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है, जिसमें वो स्कूल भी पढ़ेगा, वो ट्रैवल भी करेगा, वो ट्यूशन भी जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आर्चरी जगह जगह होनी चाहिए, जगह जगह क्लब्स प्रोवाइड किए जाएँ, कोचेस देना, प्रोवाइड करना सिंध आर्चरी का काम है। कोचेस हम प्रोवाइड करेंगे, एकेडमीज़ एंड इक्विपमेंट आप प्रोवाइड करें। हम समझते हैं कि टैलेंट हर जगह मौजूद है, आर्चरी का शौक़ बहुत ज़्यादा है, हमें बस इस पे नज़र करनी चाहिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। मैं समझता हूँ घर घर एक एक आर्चर मौजूद है, अगर हम एकेडमीज़ बना लें, प्रॉपर इनको जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इतने आर्चर्स हो जाएंगे कि हम जो है वो गिनती नहीं कर पाएंगे। चले गिनती नहीं कर पाएंगे। और फुरकान साहब, इजाज़ साहब बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं अपना। आप समझते हैं कि ऐसे कई लोग अगर आ जाएं तीर अंदाजी के खेल में तो मज़ीद और ये लोग बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि एजुकेशन टैलेंट अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे हमारे जाज साहब हैं, तो वो जितना उस खेल को उन्होंने प्रमोट किया है सिंध के अंदर, पाकिस्तान में हर सतह तक, और जो पाकिस्तान के नाम कमाया उनके अंडर बच्चों ने खेल के, उनके अंडर बच्चों ने सीख करके, तो ऐसे और भी लोग होंगे तो बच्चे और भी निकल के आएंगे। क्योंकि अगर कोई एक शख्स एक जगह से मुंसलिक है और ऐसे और शख्स क्रिएट हो जाएं, पैदा हो जाएं, बन जाएं, तो और बच्चे निकल के आएंगे और ज़्यादा टैलेंट निकल के आएगा। तो बहुत ज़रूरत है हमें इस चीज़ सब चलें, बहुत ज़रूरत है हमें इन सब चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए। और इस वक्त साथ साथ मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात करते हैं एजाज साहब की, और साथ की तरफ आओ। साथ अगर हम बात करें तीरंदाजी का, क्योंकि स्कूलों पे तो हमने बात कर ली, अब यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आ जाएं, हम कॉलेजों की सतह पर हमने देखा थोड़ा कम, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत पेशराई मिल रही है। तो आप समझ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से भी अच्छे बच्चे निकल कर आ रहे हैं। और कुछ देर कबल आप मेडल्स की बात कर रहे थे, 2 बच्चों ने यहाँ पर मेडल हासिल किया, लेकिन हमारे ब्लाइंड टीम ने भी मेडल हासिल किया हुआ है इसमें तीरंदाजी। तो हम इस मुकाम तक पहुँच गए हैं कि हमें हराना तीरंदाजी की खेल में मुश्किल दिखाई देता किसी भी मुल्क को। जी ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आर्चरी को काफ़ी आर्चर्स हैं, लेकिन क्या है कि मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत कम हैं। कराची में देखा जाए तो ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन आर्चर्स जो हैं वहाँ पे अब कम होते जा रहे हैं। मैं ख़ुद भी कराची यूनिवर्सिटी का सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, मगर यूनिवर्सिटी की जानिब से चूँकि सपोर्ट इस तरीके से नहीं की जाती, आर्चर को इस तरीके से स्कॉलरशिप्स और इनाम नहीं प्रोवाइड किया जाता, जिस पे जो है वो आर्चर इतना इंटरेस्टेड नहीं हो पाता। मैं ये समझता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन को जिस तरह मुल्क के बाकी शहरों में, लाहौर में स्कॉलरशिप्स और दीगर जो है सहूलियात मिलती हैं, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा, आप देखें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेवल पे आर्चर्स हैं। मैं समझता हूँ कराची में भी बहुत टैलेंट मौजूद है, पर यूनिवर्सिटी का थोड़ा इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। प्लेयर्स जो होते हैं वो सपोर्ट लाजमी उन्हें चाहिए होती है, ख़ास तौर पे जब एक बच्चा स्टूडेंट होता है तो अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो वो कभी भी नहीं खेलेगा, वो अपनी सिर्फ स्टडीज़ करेगा और आगे जॉब की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे स्पोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है, उसको अडेप्ट करके स्पोर्ट्स करके एक तो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, फिर वो बुरी आदत में भी नहीं लगते। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि टैलेंट हंट यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होना चाहिए, ताकि जो आर्चर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, उनको स्कॉलरशिप दी जाए और वहाँ भी स्पोर्ट्स में मज़ीद जो है वो आर्चर्स जो हैं वो निकल कर आएँ। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल के आर्चर्स जो हैं वो ही आगे जाके नेशनल में परफॉर्म करते हैं, डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं और सिंध लेवल पे, सूबाई लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल के मोस्टली आर्चर्स खेलते हैं। आपने टैलेंट हंट की बात की है। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ के कोऑर्डिनेटर फहाद शफीक साहब कहते हैं कि हम हर सतह पर जो है ना टैलेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हर गेम्स में टैलेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फहाद शफीक साहब से आप लोगों की कोई बातचीत हुई है इस प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत? देखें, अभी तक तो हमारा उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हम जो है वो मज़ीद इंटरव्यूज़ में हम यही कह रहे हैं कि हमें जो है, हम तैयार हैं बात करने के लिए, हम तैयार हैं टैलेंट देने के लिए। उन्हें भी चाहिए कि वो हमें भी रीच आउट करें। आर्चरी एक हमारा जो है वो इस्लामी तौर पे भी एक गेम है, हमें उस पर भी हमें काफ़ी इसकी हिस्ट्री है हमारी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये गेम हमारे सपोर्ट के लिहाज से अगर हमें सपोर्ट किया जाए, इस पर देखा जाए, हमारे टैलेंट को हंट किया जाए, जिस तरीके से ये आपने बताया हमें कि प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम है, तो हमारी यूथ जो है वो वेट कर रही है कि वो आर्चरी में भी आएँ और टैलेंट लें और उनको जो है वो एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, वेन्यू प्रोवाइड करें। मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन खेल बन जाएगा अगर हमें इसमें मज़ीद सपोर्ट की जाए। चलें, बड़ी अच्छी बात की कि बेहतरीन टैलेंट निकल के आएगा। और इसी पे फुरकान साहब की तरफ आऊँ। फुरकान साहब कंटिन्यू में इसी पे बात करते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत है सपोर्ट की, और जहाँ एक शख्स से ये चीज़ें नहीं चल सकती, सपोर्ट के लिए हमें एक कारवां बनाना पड़ता है। और इस कार्रवाई के पीछे अगर फ्रंट पे एजाज साहब खड़े हैं तो पीछे कार्रवाई में आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ साथ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का क्या रोल नज़र आ रहा अब तक? देखिए, चीज़ें जो है वो हम अगर सब हम चीज़ चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो हमें मिल जाए, गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ हम खींचना चाह रहे होते हैं। हम अभी देखें, अगर एक रोप को पुल कर रहे हैं तो हम वो समझेंगे कि हम सारा रोप पुल कर रहे हैं। अगर हम कहें कि सारा फोर्स हमारा इस तरफ है कि गवर्नमेंट हमें कुछ दे दे, मगर अगर हम देखें, मैं अगर आपको कहूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि क्लब्स में अगर हम कह रहा हूँ मैं, क्लब्स ज़्यादा हैं और आर्चर्स कम हैं। मैं आपको अगर मिसाल दूँ, आप किसी क्लब चले जाएँ, क्लब से मुराद आप किसी इदारे के, मैं इदारे का नाम नहीं ले रहा, उसके क्लब चले जाएँ, उसके अंदर आर्चरी हो रही है, उसके अंदर क्रिकेट हो रही है, उसके अंदर फुटबॉल हो रही है, उसके अंदर हॉकी हो रही है। उसके अंदर आप सर, वो तो कमाने का जरिया बना हुआ है। वो क्लब कमाने का जरिया बना हुआ है। उसके अंदर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपको बताना ही चाह रहा हूँ उसके अंदर कि वो जो बच्चे जो जा रहे हैं उसके अंदर, जिस स्पोर्ट्स के अंदर 600 बच्चा रजिस्टर्ड है उसके अंदर क्रिकेट में, और उसके अंदर फुटबॉल में सिर्फ 20 बच्चा रजिस्टर्ड है, और उस क्लब के अंदर 5 बच्चा आर्चरी में रजिस्टर्ड है,
और 12 बच्चा जो है वो हॉकी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये जो सारा गेम है वो हमारा गेम होता है। मैं देख रहा हूँ कि मीडिया का बहुत ज़्यादा गेम है इसके अंदर, स्पॉन्सरशिप्स का। जब स्पॉन्सर और मीडिया जब सारा झुकाव आपका उस तरफ होता है क्रिकेट की तरफ, तो वो बच्चे सब रोज़ देख रहे हैं क्रिकेट की न्यूज़ और क्रिकेट के प्लेयर को देख रहे हैं कि वो साबुन के ऐड में आ रहा है और वो क्रिकेट का प्लेयर जो है मोबाइल के ऐड में आ रहा है। तो वो सारे बच्चों का छोटी सी मिसाल आपकी तरफ ही आओ। आपने मीडिया पे थोड़ा सा इल्जाम आयद किया है कि मीडिया फोकस नहीं कर रहा तीरंदाजी के खेल को या दीगर खेलों को। लेकिन मैं एक छोटी सी बात करूंगा, अभी कुछ देर कबल सादिया कह रहे थे कि एक इवेंट आज ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप लोगों ने कभी इस इवेंट के हवाले से पब्लिसिटी की? देखिए पब्लिसिटी, अगर पब्लिसिटी होती, मीडिया तक वो इन्विटेशन जाता तो मीडिया आपके पास वहां कवर कर रहा होता। ऐसा है बिल्कुल। देखिए देखिए इसमें गलती भी तो आप लोगों की है ना। अभी आपने इल्जाम दिया कि मीडिया क्रिकेट को बहुत फोकस करता है, दीगर खेलों को वो इग्नोर कर रहा होता है। तो वजह यही है कि इग्नोर इस वजह से होता है कि मीडिया तक वो चीजें इन्विटेशन नहीं पहुंचती। तो अब मीडिया किस तरह आप तक वहां पर इस इवेंट को कवर करेगा? देखिए ये इल्जाम नहीं है, ऐसा भी है कि इन्विटेशन हमारी जाती हैं, मगर ये है कि अगर जैसे कि हम देखते हैं कि इवेंट्स को, अगर क्रिकेट के बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे होते हैं हमारा नेशनल स्टेडियम के अंदर, कराची में जो नेशनल स्टेडियम है उसमें हो रहे होते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो अक्सर ऐसा हुआ है कि हमारा इवेंट है और साथ में कोई नेशनल स्टेडियम में इवेंट हो रहा है और हमने कोई 10 से 12 जो है वो चैनल्स को हमने ये अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि हमारी तरफ आ जाएं। मगर वो फिर उनका ये होता है कि जब हमारा इवेंट ख़त्म होने वाला होता है और वो इवेंट ख़त्म हो चुका होता है, फिर वो उनको याद आता है कि यार ये भी जगह चले जाते हैं। तो ये थोड़ा है, अभी हम समझेंगे कि ये थोड़ा है। अगर मीडिया का थोड़ा सा रुझान ज्यादा हो और स्पॉन्सर्स का रुझान, देखिए इसकी छोटी सी, आपने तो स्पॉन्सर की बात की, प्लेयर्स की बात की, आपके ऐसे। इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को 2 बच्चे जो मेडल्स लेकर आए, आप बताएं मीडिया ने कहाँ कसर छोड़ी? हर मीडिया पे वो न्यूज की जीनत बने रहे, हर चैनल पर वो मॉर्निंग शो पे, स्पोर्ट्स शो पे बैठते हुए नजर आए। तो आप समझते हैं मीडिया ने तो रोल अदा किया है। मेरा सिर्फ इल्जाम आपने जो आयद किया ना, मैंने उसकी तशरीह की है। स्टार किसी को भी मीडिया ही बनाता है, फिर उस स्टार को और सुपरस्टार जो है वो स्पॉन्सर बनाते हैं कि वो आपके मोबाइल के कंपनीज, उसके जो है इश्तहारात उसके अंदर जब आते हैं। तो ये मैं आपको एक छोटी सी स्टैटिस्टिक्स बताई कि एक क्लब के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 5 आर्चर हैं और 600 उसके अंदर क्रिकेटर बच्चे खेलने आ रहे हैं, क्रिकेटर पर बनना है उनको। तो बंदा जो है अपना मेंटर उसी को चूज करता है जिसको वो रोज सुबह शाम देखेगा। तो ये बड़ा एक होता है। चले, बहुत अच्छी चीज़ आपने एक निशानदेही भी की। इसी पे मैं साथ आपकी तरफ आऊँ, थोड़ा सा वर्कशॉप वगैरह के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है कि मीडिया दीगर खेलों में प्लेयर्स निकल रहे हैं। जब आप लोग इस चीज़ को स्कूलों की सतह, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर इसकी वर्कशॉप कराएंगे तो उम्मीद करते हैं कि इसमें मज़ीद प्लेयर्स आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, वर्कशॉप्स जो हैं वो हमारी चलती रहती हैं डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट जगह पे। स्पेशली हम KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एवरी संडे मौजूद होते हैं वर्कशॉप करवाने के लिए। अगर कोई भी टैलेंटेड बच्चा या कोई भी आर्चर जिसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपने गेम को लेके, अपने इक्विपमेंट को लेके, तो हम संडे ओपन रखते हैं कि वहाँ पे कोई भी आर्चर आए जो कि सिंध का आर्चर है, हमारे पास प्रैक्टिस करे। हमारे पास जो भी ट्रेनिंग्स हैं, जो भी वर्कशॉप ओपन होती है, हमारे नेशनल आर्चर्स भी वहाँ मौजूद होते हैं, उनसे डिस्कशन करे। तो उसके अलावा स्कूल लेवल पे भी जब भी हमें कहीं से भी इनविटेशन आता है तो हम लाजमी वहाँ जाते हैं। अगर हमें कोई इनवाइट करे, हमारे पास विज़िट करें, हमें आपकी नीड है, और हम लाजमी, अगर इक्विपमेंट की भी नीड होती है, इवन कि हैदराबाद तक हम जाते हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी हमने जो है लोग हमने अपॉइंट किए हुए हैं जिनको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्रेनिंग की, कोचिंग की, इक्विपमेंट की, तो हमने रीच आउट करते हैं, हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इवन कि हम आने जाने का कभी किराया भी उनको दे देते हैं कि वो आएँ हमारे पास, यहाँ कोचिंग लेके जाएं और अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके हैदराबाद, लाड़काना, सखर आर्चरी को प्रमोट करें, अपने आर्चर्स तैयार करें। हम ओपन हैं वर्कशॉप्स कराने के लिए, कोचिंग देने के लिए। अच्छा साद, इंटीरियर की आपने बात की, वहाँ कैसा टैलेंट आप लोगों को नज़र आया? मैं समझता हूँ कि पूरे सिंध में टैलेंट हर जगह मौजूद है, और हैदराबाद में भी स्पेशली हमने देखा है कि काफ़ी आर्चर्स हैं जो कि मज़ीद तरक्की कर रहे हैं, मज़ीद हम कोचिंग एडवांस लेवल की कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हमने आर्चरी के मखसूस लोग अभी मुनक्किद किए हैं, उन्हें इक्विपमेंट हमने यहाँ से भेजा है और वो ख़ुद भी लेकर गए हैं आके। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे आर्चरी जो है वो मज़ीद प्रमोट की जा रही है। तो कुछ टाइम में आप देखेंगे कि वहाँ के भी बच्चे मेडल लेते हुए दिखेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली सिंध गेम्स हुई थी,
उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा आया था और उन्हें हमने 2 दिन की वर्कशॉप भी दी थी। वहाँ जाके भी हमने हैदराबाद वर्कशॉप दी, सर एजाज़ भी गए, मैं भी गया। हमने वहाँ पे बच्चे डिफरेंट देखे, उनको उन्हीं के हिसाब से हमने इक्विपमेंट एंड एरो भी प्रोवाइड किए और वो कराची आए और उन्होंने परफॉर्म किया और मेडल भी लेके गए। अच्छा, अभी क्योंकि नेशनल गेम्स है, करीब है 35वें, और सिंध से कोई ऐसा प्लेयर नज़र आया है आपको इंटीरियर से जो वाकई पाकिस्तान लेवल पर जाकर पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल कर सके? देखिए इंटीरियर से इतना नहीं है अभी, क्योंकि इंटीरियर में अभी इंटरमीडिएट लेवल के आर्चर्स हैं, प्रोफेशनल आर्चर्स वो नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह बन जाएंगे। लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा जो है वो टैलेंट मौजूद है। 70 मीटर के ऑलरेडी ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो हमारी टीम जो है वो कराची से ही टोटल बनेगी। लेकिन अगर इंटीरियर में भी कोई टैलेंट आता है, हमारे यहाँ ट्रायल्स देता है, तो हम लाजमी उसे भेजेंगे। हमें बेसिकली एक आर्चर भेजना है, एक बेहतरीन आर्चर भेजना है, चाहे वो सिंध के किसी भी इलाके से हो, वो कराची से हो, वो हैदराबाद से हो, वो सक्खर से हो, वो लड़काना से हो, वो किसी भी छोटे गांव से भी हो, लेकिन जो है हम सिर्फ टैलेंट को इंशाल्लाह सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल साथ कह रहे हैं कि टैलेंट को ही सिलेक्ट करना है, और उम्मीद भी करते हैं कि टैलेंट अगर निखर कर सामने आएगा तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए मेडल्स आता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ फुरकान मलिक साहब मौजूद थे स्टूडियो पे, साथ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि तीरंदाजी का खेल मकबूलियत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए खेलों में मेडल्स लाने की रवायत बनता जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।